दोस्तों कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना, जिसे हम अपना होश भी कह सकते हैं। हम प्रतिदिन जब उठते हैं, सुबह उठते हैं, हम यह महसूस कर पाते हैं कि हम हैं, हम उठ चुके हैं, यानी कि मैं उठ चुका हूँ। मैं कभी-कभी यह सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। अक्सर हम कभी किसी ऐसे समय में, कोई दुख के समय में या कभी अकेलेपन में अक्सर अपने आप से एक सवाल करा करते हैं कि हम कौन हैं, यानी मैं कौन हूँ। तो दोस्तों अवेयरनेस जो होती है, कॉन्शियसनेस जिसे हम हिंदी में चेतना कहते हैं, यह कैसे बनती है? यह दुनिया का आज भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। दोस्तों इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना की एक जटिल समस्या के नाम से जाना जाता है। हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लाखों करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं। दोस्तों सेल्स अपनी रेप्लिका बनाने के लिए हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो ऐसा हमें एक प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से जैसे सेल ही एक जीवित अंश है हमारे शरीर का, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतने सारे करोड़ों अरबों सेल्स मिलकर अपने एक पैटर्न के रूप में जुड़े हों और इन्होंने एक मतलब बाहरी दुनिया से अपने आप को बचाने के लिए एक ब्रेन डेवलप करा हो। ब्रेन एक इस तरह से काम करता है कि इस सारे 5 हमारे सेंसेस से ले बाहर से इंफॉर्मेशन लेकर अंदर जाके आउटपुट करता है ब्रेन में, और फिर हमें अवेयरनेस पैदा होती है जो कि माइंड के दिमाग में पाए जाने वाले लाखों जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके फायर करने के बाद केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें महसूस होता है। ऐसा साइंस कहती है, ऐसी न्यूरोसाइंस कहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में बदलाव किस प्रकार से आते हैं। एक युवावस्था में, किशोर अवस्था में होने वाली कई समस्याएं, हमें उस चीज़ को जान सकते हैं। हम यह जानते हैं कि दुनिया की हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इस प्रकार हमें पता है कि हमारा शरीर भी किशोर अवस्था में एक विपरीत लिंग या जेंडर की ओर आकर्षित करता है। यह एक सारी प्राकृतिक फिनोमिना है। यह प्रकृति की एक संरचना है जो अपने आप को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयास करती है। अक्सर हम यह जानते हैं कि प्रकृति निर्जीव है। हम चीज़ों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, सजीव और निर्जीव। पर कहीं ना कहीं मेरे को ये सवाल उठता है कि जिस प्रकार से हम कॉन्शियसनेस है, हम अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे शरीर में अगर कहीं पे दर्द है, मुझे बहुत चोट लगी है, तो खाली उसे मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे शब्दों में बयां करूँ। शब्दों में ऐसी चीज़ों को कहना मुश्किल हो सकता है। तो ये जो होश है, ये दुनिया की बहुत ही एक जटिल चीज़ है, जिसे अक्सर वैदिक रूप में या वेदांती रूप में या दार्शनिक रूप से इसे चेतना या अंतिम सत्य के रूप में जाना गया है। दोस्तों आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत भी हमें यही सिखाता है कि हर 2 दिखने वाली, प्रतीत होने वाली चीज़ें एक ही उसका गुण है, एक ही उसका रूप है। और उस अंतिम सत्य का ना कोई गुण हो सकता है, ना ही कोई रूप हो सकता है, क्योंकि वहाँ जाके शून्य, ये जिसे हम निहिलिज्म कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है। जब भी आप जितने आयु के लगातार आप बढ़ते जाएंगे, आपके लिए उतना ही सत्य को अपनाना, जीवन में उतारना कठिन हो सकता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग अपने एक्सपीरियंस से, एक लंबे एक्सपीरियंस से इतना अभ्यस्त हो चुका होता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। माइंड के ऐसे कई दोस्तों सीक्रेट्स हैं जो जानकर अक्सर अच्छा लगता है, पता करके अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे जो चेतना है, इसके भी 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर। पहला स्तर होता है कॉन्शियसनेस, दूसरा होता है सबकॉन्शियसनेस, और तीसरा होता है अनकॉन्शियसनेस। दोस्तों इसका जो ऊपरी सतह का जो कॉन्शियसनेस है, ये अभी हम होश कर पा रहे हैं। सबकॉन्शियस वो होता है जो हमारी दबी हुई इच्छाओं जहाँ पे स्टोर होती हैं, और जब हम सपने देखते हैं तो दोस्तों अक्सर ये दबी हुई इच्छाएं ही हमारी निकलकर स्वप्न के रूप में हमें आज़ादी या उस चीज़ को फील करवाती हैं कि हम उस चीज़ को कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो थर्ड पार्ट है अनकॉन्शियस, ऐसा माना जाता है कि दिमाग का 80% भाग ये अंधेरे से भरा हुआ एक हॉल समझो, कि जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि
लाखों जन्मों का एक ब्यौरा, हर तरह की झलक पड़ी हुई है, हर तरह की नॉलेज हमारे इस पड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्ध ने भी यह इस बात को स्वीकार करा है कि पुनर्जन्म होता है। और एनर्जी का रूल भी यही कहता है कि ऊर्जा को ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एनर्जी को ना तो ही पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट किया जा सकता है। तो इस हिसाब से हमें अपने सबसे पहले मूल चेतना को जगाना होगा। मूल चेतना जागी ही हुई है, खाली हमें अपने धूल का पर्दा जो हमें संसार में मिला है अपने बचपन से ही। आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप जब पैदा हुए थे, क्या आपने सारी जानकारी, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशंस हैं, वो कहाँ से आ रही हैं आपके पास? आपकी फैमिली से आ रही है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली से आ रही है, आपके माता पिता से आ रही है, आपके समाज से आ रही है। आप अपने आप को एक चैलेंज दे सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा कोई थॉट है जो इस दुनिया से ना आया हो। डेफिनेटली इसका 99% जवाब यही होगा कि ये कोई भी ऐसा थॉट हमारे माइंड में आ ही नहीं सकता जो हमारा खुद के द्वारा बनाया गया हो, न्यू हो। तो कई चीज़ें हमारे वैदिक धर्मों को इसलिए महान माना, मैं मानता हूँ अक्सर माना जाता है कि 2500-3000 साल पहले इतना गहरा सोचना एक मायने रखता है। इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, मैं इनके लिंक भी डाल दूँगा। दोस्तों, वैदिक धर्म हमें बता के गया है बहुत साल पहले ही कि किस प्रकार हमारा जो भी हमें बाहर दिख रहा है, ये पूरी जगत मिथ्या बताई गई है। मिथ्या मतलब कि पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, लेकिन वो वह भी नहीं है जो हमें दिखनी चाहिए। उदाहरण के लिए दोस्तों, हम विज्ञान में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है, उसमें हमें दिखाई देता है कि इतने बड़ा जो एक स्केल का एक माप है, उसमें सभी तरह के गामा रेज, यूवी और एक्स रेज और विजिबल, इस तरह से रेडियो वेव्स, इस तरह से बांटा हुआ होता है। लेकिन उसमें से हम एक बहुत ही छोटा सा पार्ट, विजिबल पार्ट को ही देख पाते हैं, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। उसके आर या पार हमें नहीं देख सकते। हमें नहीं पता कि एवोल्यूशन ने हमारी आंखों को इस तरह से क्यों डेवलप करा, क्यों हम उस विजिबल लेंथ के ही बीच में आए, क्यों सांप या किसी सांप जैसी चीज़ों को इंफ्रारेड या अन्य जानवरों को कई तरह की अलग अलग विज़न में उनको दिखाई देता है। तो जो रियलिटी है ना, वो एक्चुअल में नहीं आ रही है, वो हमारे दिमाग द्वारा फ़िल्टर हो रही है, लगातार फ़िल्टर हो रही है प्रति सेकंड। वो उसकी गति भी बहुत तेज़ है। हमारे शरीर में, हमें अक्सर पहले पुरानी मान्यताओं या कहानियों से लग सकता है कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती थी पूरा, क्योंकि हमारे शरीर में हम कहते हैं कि हमें जब हम हाथ को टच करते हैं तो हमें कैसे पता कि यहीं पे टच करा, या फिर कोई चींटे या कोई चीज़ हमारे जब कट करती है तो हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे कट करी है, हम रिएक्शन देते हैं। तो दोस्तों, कई बार साइंस में ये बात तो क्लियर है कि हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि ब्लड के ज़रिए संदेश को दिमाग तक, आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। तो हम रिएक्ट करते हैं। अक्सर हम एक आत्मा को एक छाया के रूप में समझ लेते हैं पूरा शरीर की, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर, अगर आप जब जागरूक होंगे, जब आप कई बुक्स को पढ़ेंगे, कई बड़े बड़े बुक्स को पढ़ेंगे, रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ेंगे, और कई भी ऐसे फिलोसफर्स हैं, कार्ल मार्क्स है जिसमें, और दोस्तों इमैनुअल कांट है, और रेने डेकार्ट्स है, और अपने ही वैदिक धर्मों को पढ़ सकते हैं आप, आदि शंकराचार्य को समझ सकते हैं, कबीरदास जी को समझ सकते हैं आप, तुलसीदास, इन सभी को समझ सकते हैं, जिससे इस तरह की नॉलेज कंपैरिजन भी होता है और बिल्कुल बराबरी दिखती है। लेकिन सीधी बात है कि हमारे वैदिक धर्म ने इसको 2500-3000 साल पहले बोल सका, और जहाँ काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी या विज्ञान की समझ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से दोस्तों, कॉन्शियसनेस के बारे में कई तरह के सवाल मेरे दिमाग में आते हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल मेरे एक ही जो सवाल था, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, क्या ये 700 करोड़ या 7000 करोड़ जो भी सेल्स हैं हमारे शरीर में, इनसे मिलकर कंबाइंड ब्रेन को बनाया गया हो, और ब्रेन ने जो केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जो भी हमारी बाहर की एक्टिविटी को लेकर, जो हमारे आँखें हमें जो पहुंचा रही हैं, कान हमारे जो साउंड सुन के उसको प्रोसेस करवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से एक्ट कर रहा है। आप अक्सर ये मान सकते हैं कि हमारा ना तो हमारे शरीर पर, ना हमारे माइंड पर कंट्रोल है, और ना ही मैं वो हूँ जिसे मैं अपने आप को कहता हूँ। ये सब चीज़ें मिलकर आपके होश को, आपके धड़कनों को भी बढ़ा सकती है। लेकिन दोस्तों, सत्य यही है। मैं आपसे फिर मिलता हूँ, अभी अलविदा करता हूँ नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।